नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। कल तक हमने जाना, थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला था संधि विषय पर, जिसमें संधि के 3 भेद हम जान चुके हैं। उसमें एक पहला भेद है स्वर संधि, उसके 5 उपभेदों के रूप में हमने जो है कुछ परिचय किया था। उस बात को मैं थोड़ा सा आज फिर से रिवाइज करती हूँ। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है वृद्धि संधि, या हम पहला ये कह सकते हैं, क्रम से ही पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। कल हमने इनके नाम जान लिए थे। प्रश्न कल बात हुई थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में पहचान पूछी जाती है शब्द दे करके कि इसमें पहचानो कौन सी संधि है, और दूसरा पूछा जाता है, एक शब्द दिया जाता है, उसका विच्छेद पूछा जाता है। दोबारा से थोड़ा रिवाइज करना चाहूँगी। दीर्घ यानी बड़ा रूप जिसमें दिखाई देता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, वहाँ पर दीर्घ संधि। जहाँ पर ऊपर एक मात्रा दिखाई दे वहाँ पर गुण संधि। जहाँ पर वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो गई, 1 से 2 मात्राएं हो गई, वहाँ पर हो गया वृद्धि संधि। जहाँ पर आधे अक्षर के बाद में य, र, ल, व दिखाई दे वहाँ पर यण संधि होता है। अयादि शब्द में ही खुद में अय शब्द आ रहा है। पहचान सकते हैं हम कि अय, आय, अव, आव शब्द क्रमबद्ध तरीके से आएंगे तो उन शब्दों में अयादि संधि होगी। अब स्वर संधि की एक पहचान बताती हूँ। क्या? जैसे संधि प्रारंभ वाली कल वाली कक्षा में ये था कि प्रथम कोई पद होता है, इसकी अंतिम ध्वनि होती है, अंतिम वर्ण होता है, फिर धन का चिन्ह, फिर यहाँ पर दूसरा पद होता है, इसकी प्रथम ध्वनि, इन 2 के बीच में क्या होती है? संधि होती है। तो ये जो होता है ना, ये यानी बायां पार्ट, धन से बाईं तरफ, ये बाईं तरफ हमेशा जो स्वर है वो मात्रा के रूप में आएगा हमेशा, और ये जो दाईं तरफ जो आएगा स्वर वह हमेशा मूल रूप में लिखा होगा। यानी कल हमने जाना था स्वर संधि में धन से पहले भी स्वर होता है और धन के बाद में भी स्वर होता है, यानी दोनों तरफ हमें स्वर दिखाई देगा। परंतु इधर वाला जो स्वर है यह स्वर हमेशा मात्रा के रूप में दिखेगा। मात्रा हम पहले पढ़ चुके हैं पहले की कक्षाओं में। जिसने पहले की कक्षाएं नहीं देखी है वो चैनल पर जाके पहले की कक्षाएं देख सकता है कि मात्राएं हमारे यहाँ पर स्वर 11 होते हैं, पर मात्रा 10 ही होती हैं। कारण क्या है? क्योंकि ए जो है यह मात्रा रहित होता है, इसे उदासीन स्वर कहते हैं। और इधर जो होगा यह स्वर मूल रूप में लिखा होगा। जैसे मान लो एक शब्द कहूँ मैं, जैसे अभी, धन, अर्थी, इसका जो संधि है, जैसे इधर ई है, आगे असमान स्वर है, तो ई जो है ये हम आगे नियम पढ़ेंगे। यण संधि का उदाहरण है, य में बदलेगा, य में जब ए कंप्लीट हुआ तो ए जुड़ा है तो ये कंप्लीट हो गया, तो इसकी जो संधि है वो बनेगी अभ्यर्थी। अब देखो मेरे इसको एग्जाम्पल को समझाने का मतलब क्या है। इधर भय नामक व्यंजन में और पीछे किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? ई की। यही बताया मैंने कि प्रथम जो खंड होता है उसके अंदर मात्रा के रूप में आएगा, लेकिन दूसरे खंड में हमेशा स्वर मूल रूप में प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर ए है। तो ये होती है स्वर संधि। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। यह संधि के कुछ सामान्य नियमों की बात करते हैं हम। जैसे स्वर जब हम लिखते हैं तो ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ, यहाँ तक हमारे 11 स्वर होते हैं। अब यदि ए और आ मिले किससे? ए और आ से ही, यानी प्लस से पहले ए और आ हो सकता है, प्लस के बाद में भी ए और आ हो सकता है, तो स्वर बनेगा क्या? आ। ई और ई जो है ये सजातीय स्वर हैं, तीनों ही टुकड़े हैं। इसमें भी कौन सा नियम काम करता है? यदि प्लस से पहले लघु ई या दीर्घ ई दोनों आ सकती है, प्लस के बाद में भी लघु ई या दीर्घ ई आ सकती है, तो बनेगा क्या? दीर्घ ई। तीसरा जो सजातीय स्वर है ऊ या फिर दीर्घ ऊ, और सामने भी क्या हो? लघु ऊ और दीर्घ ऊ,
तो बनेगा क्या, दीर्घ ऊ। देखो पहली पहचान मैंने आपको बताई थी कि दीर्घ रूप बनेगा, यानी संधि में ये जो रूप हैं ये हमें दिखाई देंगे, तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। अब यहाँ पर री आ रहा है, री। अब क्योंकि ये भी दीर्घ रूप ही है, ए का दीर्घ रूप आई है, ओ का औ है, लेकिन हम इनकी बात नहीं करेंगे, पहले हम इन्हीं की बात करते हैं। तो ये जो ए और आ है, क्योंकि ये तो थे सजातीय, फिर बाकी बन रहे हैं विजातीय, तो जो संधि स्वर थे हम उन पर बात करते हैं। जैसे पहला खंड है ए और आ, इसको हम इसके क्रमबद्ध तरीके से ई और ई से जोड़ेंगे। छोटी ई या बड़ी ई, तो बनेगा क्या, ए। फिर वहीं ए और आ को हम अगले जोड़े से जोड़ेंगे, तो ए और आ, धन में क्या, ऊ और ऊ, तो बनेगा क्या, ओ। अब हम तीसरे खंड पर चलते हैं। ए और आ के अंदर क्या जुड़े, री, यानी ए और आ, और खंड हो क्या, री। अब क्योंकि दीर्घ री तो हिंदी में आती नहीं, संस्कृत में ही आती है, तो यहाँ पर शब्द बनता है अर। और देखो जहाँ पर ये स्वर रहित र होता है वो हमेशा रेफ रूप में लगता है, तो देखो इसमें भी ऊपर एक मात्रा जैसी ही दिखाई देगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर एक मात्रा है नहीं, लेकिन एक का जो चिन्ह होता है या मात्रा होती है वो ये होता है। ओ में भी क्या है, ये मात्रा है, और री के अंदर भी अर बनेगा, तो ये रह। यानी तीनों रूपों में मैंने बताया था कि ऐसा हमें कुछ रूप दिखाई देगा, तो यह होगा गुण संधि का। किसका होगा, गुण संधि का उदाहरण होगा। क्यों, क्योंकि पहले हमने जो है सजातीय स्वर से मिलकर के बना है वो दीर्घ संधि में आएगा। अब सजातीय स्वर नहीं आएंगे, क्योंकि सजातीय आएंगे तो फिर दीर्घ में ही आ जाएगा। तो सजातीय स्वर में ए और आ के साथ में जो है विजातीय स्वर को जोड़ा जाएगा क्रमबद्ध तरीके से, तो फिर शब्द बनेंगे ए, ओ और अर। अब देखो हमारे पास में ये बन चुका है, ये बन चुका है, और यहाँ तक हमारे पास में इस री से बन गया है हमारे पास में अर। अब हमारे पास में दो शब्द और बच गए हैं, आई और औ। आई और औ, ये दो शब्द बचे हैं। ये हमारे पास में इनकी मात्राएं होती हैं दो, और इसकी मात्राएं भी होती हैं दो, जो हमारे पास में वृद्धि संधि में बनेगा। या हम इसका उदाहरण क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल, कि ए और आ के साथ में विजातीय स्वर क्या हो, ई और ई, तो बनेगा क्या, ए। जैसे मान लो मैं कुछ शब्द बताती हूँ आपको, क्या कि एक शब्द है जैसे सूर्य, और धन में क्या, अस्त। पहली विशेषता तो ये आ गई कि पहले तो व्यंजन के साथ में स्वर का रूप दिखाई देगा, उसके बाद में स्वर है वो मूल रूप में आएगा। अब देखो ए और ए मिलेगा तो भी क्या बनना है, आ बनना है, क्योंकि यदि हम इस खंड को खोलेंगे तो इसमें 4 जोड़े बनेंगे। इस वाले खंड में भी कितने बनेंगे, 4 जोड़े, कि छोटी ई और छोटी ई जुड़ेगा तो भी बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई जुड़ेगा तो भी बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई जुड़ेगा तो भी बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ेगा तो भी, यानी दीर्घ ई ही रूप में आएगा। एक चीज़ और, अगर कभी अब तक हालांकि पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर कोई पूछे कि स्वर संधि में जब हम पढ़ेंगे 5 भेदों में तो कितने जोड़े हम पढ़ेंगे, तो मूल रूप से संधि जो होती है स्वर संधि वो 121 जोड़े इसमें होते हैं। कितने होते हैं, 121। तो 4 इसमें निकल रहे हैं, 4 इसमें निकल रहे हैं, 4 इसमें निकल रहे हैं, तो दीर्घ संधि में हमारे पास में 4-4 भाग निकलेंगे, इसलिए 12 जोड़े यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये तो था इसका थोड़ा सा परिचय। जैसे मैं शब्द बताती हूँ अभी, जैसे शब्द है सूर्य प्लस में अस्त, तो देखो ए और ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आ। तो देखो इसमें हम सु य लिख दो, ऐसे कैसे, किसकी मात्रा लगा दे, आ की। अब ये ए तो क्योंकि जुड़ चुका है, अब आगे हमारे पास में शब्द बचा आधा श और तय, तो शब्द बन गया सूर्यास्त, क्योंकि अस्त का अर्थ होता है छिपना। जैसे एक शब्द होता है क्या, मुरारी, तो मूर्धन अरी, शब्द क्या बनेगा, मुरारी। कारण क्या है इसका, अब मुझे ऐसे बताओ कि ये वाला शब्द शुद्ध है या फिर ये वाला शब्द शुद्ध है। तो हम यदि इस शब्द शुद्धि जानना है तो हम विच्छेद करके देख सकते हैं। अगर हमने दीर्घ मात्रा लगाई तो हमारे पास खंड निकलेगा मूर्धन अरी, और यदि हमने छोटी मात्रा लगाई तो खंड निकलेगा मूर्धन अरी। अब देखो, मुर तो एक राक्षस का नाम था, ये तो हम सभी जानते हैं। अरी शब्द का अर्थ होता है स्त्री को संबोधन सूचक शब्द है। स्त्री के लिए क्या है, संबोधन सूचक शब्द है, वो अरी कहलाता है, लेकिन मात्रा छोटी, इसका अर्थ होता है शत्रु।
अब जो मुर राक्षस का शत्रु है उसे क्या कहेंगे? मुरारी। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुरारी किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। इसलिए शब्द शुद्धि क्या हुई? ये मुरारी वाली और संधि ये हुई मूर्धन अरी। तो वही संधि ए धन ए बना क्या? आ, दीर्घ संधि ही है। ऐसे ही जैसे शब्द है क्या? जैसे रत्नाकर। अब पहचान तो देखो, आ की मात्रा दिख रही है, टूटेगा कैसे? जैसे शब्द लिख करके हम खंड करना सिखाएं तो आ की मात्रा है, उसका पहला खंड क्या है? रत्न। अब देखो रत्न ही शब्द होता है, रत्ना आमतौर पर दिखाई नहीं देता। अब इधर या तो ए कर आएगा या आ कर आएगा, तो हम लिखें क्या? आकर। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर संधि क्या है? ए धन आ बराबर क्या है? आ। वजह क्या है इसकी? क्योंकि यदि हम इसकी जगह पर अकर लिखेंगे तो अकर का अर्थ होता है कर मतलब करना, ए मतलब नहीं, कमी या निषेध, यह उपसर्ग है। और आकर शब्द जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है खजाना। अब देखो रत्न का खजाना है जो, इसका सामान्य अर्थ यानी इसके अर्थ को प्रतिपुष्ट कर रहा है आकर शब्द, ना कि अकर। यानी जो रत्नों को कर नहीं सकता वो रत्नाकर कैसे हो सकता है? क्योंकि रत्नाकर शब्द है यह पर्यायवाची है किसका? समुद्र का। इस प्रकार से हम जो है किस कौन सी संधि पर बात कर सकते हैं? दीर्घ संधि पर। जैसे शब्द है क्या? एक शब्द है जैसे विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी, शब्द क्या बना? विद्यार्थी। हम इस विद्यार्थी शब्द को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये जो शब्द है ये दो से मिलकर बना है। यहाँ से यहाँ तक द होता है आधा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर य की मात्रा होती है। इस प्रकार से बनता है। अगर हम ये वाला रूप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आमतौर पर विद्यार्थी छोटी कक्षाओं में इसको और घ से घड़ी है दोनों में कोई अंतर नहीं समझ पाते। इस वजह से ये वाला जो खंड है वो लिखते नहीं और ये वाला रूप लिख देते हैं, जो कि अपने आप में शुद्ध होता है। अब बात आती है अर्थी की। दो शब्द आते हैं शब्दयुग में, एक आता है अर्थी और एक आता है अर्थी। दोनों का अर्थ क्या होता है? बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है शब्दयुग में। इस अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। देखो विद्यार्थी शब्द में आ रहा है, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। इस अर्थी को क्या कहेंगे? शव ले जाने वाली जो शैया होती है उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्यार्थी कहेंगे। ये वाला जो अर्थी शब्द है ये कहेंगे, क्योंकि शव ले जाने वाली जो शैया है उसे अर्थी कहा जाता है। इस प्रकार से शब्दयुग में होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेशन में टाइप कीजिए, आपको 100% जवाब दिया जाएगा। मेरी तरफ से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नई बातें इससे संबंधित बताई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो पीछे की वीडियो देखो, ताकि आप इसको अच्छे बेहतर तरीके से सीख पाओ। पूर्णतया जो है यूट्यूब पर निःशुल्क कक्षाएं हिंदी व्याकरण के लिए, जो सभी के लिए स्कूली स्तर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर हिंदी विषय की व्याकरण आती है वहाँ पर संधि जो बिंदु या टॉपिक है या संपूर्ण व्याकरण अपने आप में उतना ही महत्व रखती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।